प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है कब मनाया जाता है बताइए। 24 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई। ये बात है 1860 ईस्वी का। कब की बात है? 1860 ईस्वी में हुआ क्या? 1860 ईस्वी में भारत पर शासन जो कर रहा था भारत सरकार के अंदर, वो अंग्रेजों ने कर रहा था। किसने कर रहा था? अंग्रेजों ने। उस समय अंग्रेजों के पास तत्काल में आर्थिक मंदी हो गया, तत्काल में। तो उन्होंने क्या किया, लोगों के ऊपर में कर लगा दिया, लोग पब्लिक के ऊपर में। तभी से क्या होने लगा, आयकर के रूप में उनसे वसूलने लगा, तब से ही। और ये जो काम किया था जॉन विल्सन के द्वारा, जॉन विल्सन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को भी, पहली बार राष्ट्रीय आय किसने वसूला था? जॉन विल्सन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को भी कि जॉन विल्सन को ही राष्ट्रीय आय का जनक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का जनक किसे कहा जाता है? जॉन विल्सन। अगर हम लोग आयकर की बात करें, आयकर ये किस प्रकार का कर है बताइए? आयकर प्रत्यक्ष कर है। ये किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है। अच्छा, कर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में हम लोग जो पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, डायरेक्ट सरकार को देते हैं। और अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेन हम लोग खरीदें, तो पेन जब खरीदिएगा तो उस पर MRP रहेगा 10 रुपया, और उसके अंदर ही क्या रहेगा, टैक्स लिखा हुआ रहता है। तो उस कलम को जिसने बनाया उससे सरकार ने लिया और आपसे उस कंपनी ने लिया, तो यानी कि आपसे ही टैक्स लेके सरकार को दिया। तो इस प्रकार के कर को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर। भारत में दो प्रकार के कर हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। ध्यान रखिएगा। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1860 ईस्वी में जॉन विल्सन के द्वारा किया गया। आयकर जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सा कर जो है वो कौन कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, इसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग एक छोटा सा फार्मूला याद रखिएगा, या शॉर्टकट में इसको आप बोल सकते हैं ट्रिक। अनि सम उपभू, अनि सम उपभू, अनि सम उपभू। देखिए ओ से क्या हो जाएगा? आयकर हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा? आयकर। देखिए यहाँ पर है नी से क्या हो जाएगा? निगम कर। नी से हो जाएगा निगम कर। सो से हो जाए ये संपत्ति कर, ये क्या हो जाएगा? संपत्ति कर। और उप से क्या हो जाएगा? उपहार कर। उप से क्या हो जाएगा? उपहार कर। भू से हो जाएगा भूमि कर। ये सभी जो है टैक्स, ये सभी पर जो हम लोग कर देते हैं वो किस प्रकार का कर है? डायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर है। अनि सम उपभू, अनि सम उपभू। ओ से हो जाएगा आयकर, नी से हो गया निगम कर, सो से हो जाएगा संपत्ति कर, उप से हो जाएगा उपहार कर, भू से हो जाएगा भूमि कर। ये सभी किस प्रकार का कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का। ये सभी जो है किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें जो हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, किसी का मीडिएटर की जरूरत नहीं है। वहीं पर कुछ टैक्स है अप्रत्यक्ष कर, जिसमें कि हम कंपनी को देते हैं, वो कंपनी सरकार तक पहुंचाती है, उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कर। क्लियर है? देखिए राजस्व अधिनियम, भारत के अंदर जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के बाद राजस्व अधिनियम आया। डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है, यानी प्रत्यक्ष कर से संबंधित है कि राजस्व अधिनियम, एक अधिनियम आया जिसका क्या नाम है? राजस्व अधिनियम। डायरेक्ट टैक्स के लिए, प्रत्यक्ष कर के लिए एक अधिनियम आया, इसका नाम है राजस्व अधिनियम। भारत के अंदर राजस्व अधिनियम कब आया? 1963 में। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर के लिए, प्रत्यक्ष कर के लिए एक टैक्स, एक अधिनियम आया जिसका क्या नाम है? राजस्व अधिनियम। इसका गठन कब हुआ? 1963 में। राजस्व कर यानी कि प्रत्यक्ष कर के लिए एक अधिनियम आया जिसका क्या नाम है? राजस्व
अधिनियम, ये कब आया है? 1963 के अंदर। और राजस्व अधिनियम जो है किसके अंदर कार्य करती है? CBDT के अंदर। राजस्व अधिनियम किसके अंदर कार्य करती है? CBDT। CBDT की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके लिए राजस्व अधिनियम कब आया है? 1963 में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के हेड की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। एक क्वेश्चन और आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने करवाई? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने करवाई? राष्ट्रीय आय की गणना, तो याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम पहली बार, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने कराया? तो DDLG, DDLG। इसी, ये क्या है? दादा भाई नौरोजी। हम आगे जब भी क्लास में पढ़ेंगे तो इस DDLG का मतलब समझ जाइए क्या हम बोल रहे हैं? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के ही उसको क्या बोलते हैं? DDLG, दादा भाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने कराया? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को शॉर्टकट में हम लोग क्या याद रखेंगे? DDLG, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यही ना? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले इसी ने, इसी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी वयोवृद्ध, वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। इतना 1 सेकंड के अंदर छापिए। देखिए GST, GST अभी बताएंगे इसके बारे में, इसके अंदर जो कर लगती है वो किस प्रकार की है। तो पहले जान लेते हैं GST है क्या। तो GST का अगर पूर्ण रूप की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भारत के अंदर संविधान के अंदर संशोधन, 101वां संविधान संशोधन हुआ। भारत में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 101वां संविधान संशोधन हुआ। और ये जो लागू हुआ 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। अच्छा, सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? GST सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? असम में। किस राज्य में लागू हुआ? तो असम याद रखिएगा। सबसे पहले GST किस राज्य के अंदर लागू हुआ? असम। GST जो है विश्व में सबसे पहले किस देश में GST लगा है? विश्व में, वर्ल्ड में, विश्व में सर्वप्रथम GST, विश्व में सर्वप्रथम GST फ्रांस में लगा था। कहाँ पर? फ्रांस में, 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। विश्व में सबसे पहले GST किस देश के अंदर लगा? फ्रांस के अंदर लगा 1954 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करें GST किस विषय का सूची है और किस प्रकार का कर है, तो ध्यान रखिएगा GST जो है समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। और ये जो कर है किस प्रकार का है? तो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अच्छा, GST डायरेक्ट हम किसी को देते हैं क्या? हम GST जो देते हैं किसको देते हैं? दुकानदार को। किसी होटल में आप खाना खाए तो जब बिल पेमेंट किए तो उसके साथ आप क्या दिए? GST भी दिए। तो इसका मतलब GST जो है किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। GST अप्रत्यक्ष कर है। और किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची क्या आता है मेरे भाई बताइए? यहाँ पर एक शब्द आ रहा है समवर्ती सूची। मेरे भाई याद रखिएगा, संविधान का अनुसूची नंबर 7, संविधान के अंदर अनुसूची नंबर 7, इस अनुसूची नंबर 7 के अंदर 2 तरह का सूची का प्रावधान है। 3 तरह का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक है संघ सूची, क्या है? एक है संघ सूची, और दूसरा क्या है? राज्य सूची। दूसरा क्या है? राज्य सूची। और तीसरा जो है वो क्या होता है? समवर्ती सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। ये भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंदर है? अनुसूची नंबर 7।
भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 7 में 3 प्रकार के सूचियों का प्रावधान है। एक है संघ सूची। इस संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से किसको है? केंद्र सरकार को है। ये राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। और ये समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। और विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून वैध माना जाता है। क्लियर है? तो आप लोग बताइएगा, जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। किस विषय का किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। किस समिति के सिफारिश पे इसको लागू किया गया? तो बताइए, किस समिति के सिफारिश पे जीएसटी भारत में लागू किया गया? बताइए, आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। जीएसटी जो है भारत में लगाया गया है विजय केलकर समिति। किस समिति के सिफारिश पे? विजय केलकर, याद रखिएगा, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति के सिफारिश पे जीएसटी लागू किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष, जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होंगे, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री। और ये किस अनुच्छेद के अंदर है? बताइए तो। अनुच्छेद 279A। इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 279A में कि जीएसटी का काउंसिल परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो वित्त मंत्री होगा। वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री बताइए। निर्मला सीतारमण। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण वर्तमान समय में वित्त मंत्री है, याद रखिएगा। और वित्त मंत्री जो होते हैं ये जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 279A। अगर जीएसटी कितने प्रकार के हैं? जीएसटी का जो प्रकार है बताइए। जीएसटी का प्रकार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन है? 0%, 5%, बताइए, 12%, 18% और 28%। ये इतना प्रकार का क्या है? कर, जीएसटी का कर निर्धारित किया है, दर, ये प्रकार है। अच्छा, जीएसटी जो है, जीएसटी सबसे पहले किस देश में, ये तो बता ही दिए। जीएसटी के लिए एक अनुच्छेद और याद रखिएगा, 246 एक जीएसटी के लिए अनुच्छेद और याद रखिएगा। ये जो दर है, इस दर के अंदर अनुच्छेद नंबर 246। और अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वित्त मंत्री। और ये किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 279A। इतना 1 सेकंड के अंदर छापिए। अभी भारत सरकार के अंदर नीति आयोग ने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारत सरकार ने अभी जो है हाल ही में भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ई अमृत मोबाइल ऐप। अच्छा, ये ई से ई किसके लिए डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ई। अच्छा, अमृत जो है, भारत जो है अपना आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। अमृत महोत्सव, आज़ादी का 75वां वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इसीलिए ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ई किसके लिए डिनोट किया जा रहा है? ई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए। और आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जिस अमृत महोत्सव के रूप में। किस रूप में मना रहे हैं हम लोग? अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसीलिए इस नीति आयोग ने भारत के अंदर ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा, भारत के अंदर पहला शहर जहाँ 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलना शुरू हो गया। भारत का पहला शहर जहाँ 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल, 100% इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहा है। केवड़िया, केवड़िया कहाँ पर है बताइए, केवड़िया कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। याद नहीं है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू? गुजरात के अंदर है केवड़िया। उस केवड़िया के अंदर भारत का पहला शहर बना जहाँ पर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया है, बताइए कौन सा योजना है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू किया गया है, बताइए इस योजना का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया है, उस योजना का क्या नाम है? फेम योजना, FAME, फेम। याद रखिएगा, फेम योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला भारत का 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? केवड़िया। किस राज्य के अंदर है ये? गुजरात के अंदर। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को हम लोग किस रूप में मना रहे हैं? अमृत महोत्सव के रूप में। ई अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। ई अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग, NITI, नीति। देखो नीति का आप लोग घर में फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई जल्दी बता दीजिए? नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग का स्थापना जल्दी बताइए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग ने स्थान लिया, किसका स्थान लिया? योजना आयोग के स्थान पे आया है। किसके स्थान पे आया है? योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अच्छा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? भी उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। CEO कौन है? नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर जो है अभी नीति आयोग के क्या है? CEO हैं। अच्छा, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था। क्यों? इसको संविधान के अंदर इसका चर्चा नहीं है, किसी अनुच्छेद के अंदर ये नहीं है, किसी भाग के अंदर नहीं, इसलिए गैर संवैधानिक संस्था है। अगर नीति आयोग की बात करें, इसी के जगह एक और लिख लीजिएगा, संघवाद भी है। संघवाद किस प्रकार की संस्था है? संघवाद। नीति आयोग से ये संबंधित क्वेश्चन था। नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पे किया गया? योजना आयोग के स्थान पे किया गया। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी, प्रेजेंट टाइम, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। नीति एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसी को बोलेंगे हम लोग संघवाद भी, है ना। इतना आप लोग 1 सेकेंड के अंदर छापिए। मोबाइल ऐप, किसान मोबाइल ऐप, मौसम की पूर्व जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी के लिए, मौसम संबंधी जानकारी के लिए, मौसम संबंधी जानकारी के लिए एक मोबाइल लॉन्च किया गया, मोबाइल ऐप जिसका नाम है किसान मोबाइल ऐप। ये किसान मोबाइल ऐप को किसने तैयार किया है? किसान मोबाइल ऐप को किसने तैयार किया है? IIT रुड़की ने। IIT रुड़की, IIT रुड़की ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, लाया है, जिसका क्या नाम है? किसान मोबाइल ऐप। और इस किसान मोबाइल ऐप पर क्या होगा? मौसम के पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाएगा इस मोबाइल ऐप के माध्यम से। और अगर मौसम की पूर्व जानकारी हो जाएगी तो किसान अपने सब फसल को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
इसके लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? किसान मोबाइल ऐप। इसको किसने तैयार किया है? IIT रुड़की ने। किसान मोबाइल ऐप किसने तैयार किया? IIT रुड़की। लिखिए, भारत सरकार द्वारा ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। ये भारत सरकार ने ध्वज संहिता जो किया था लागू, कब किया था? 2002 में। और ये ध्वज संहिता के अंदर क्या था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था सुबह से लेकर शाम तक ही झंडा को यानी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। जैसे सूर्य डूब गया उसके बाद झंडा को आप नहीं फहरा सकते हैं। ये संविधान के अंदर क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। तो और बहुत सारी बातें थी उसके अंदर लिखा गया, संशोधन जो हुआ था उन सभी बातों को क्या कर दिया, उस सभी रूल को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। अब आप 24 घंटा में किसी भी समय झंडे को फहरा सकते हैं, किसी भी सरकारी भवन में फहरा सकते हैं, कहीं किसी अपने घर में फहरा सकते हैं, यानी पूरी तरह से झंडा को फहराने के लिए पूरी आज़ादी है आपके पास। 24 घंटा में कभी भी झंडे को आप फहरा सकते हैं। तो ये जो संविधान में संशोधन किया गया था, यानी कि ध्वज संहिता जो लागू किया गया था, ऐसा रूल कब लागू किया गया था? 2002 में। लेकिन अभी हाल ही में क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। अब आप 24 घंटा में किसी भी समय झंडे को यानी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। क्लियर है? आप लोग याद रखिएगा, अभी हम लोग जो है आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को, हम अपने आज़ादी के 75वां वर्षगांठ ये मनाएंगे हम लोग 15 अगस्त 2022 को। कब मनाएंगे? 15 अगस्त 2022 को जब मनाएंगे तो आप लोग हम लोग सभी कोई मिल के क्या करेंगे? झंडा को राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। हर व्यक्ति को अपने अपने घर में जहां जिसको संभव है वहां पर झंडा क्या करना है? फहराना। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मनाएंगे कब? 15 अगस्त 2022 को। ये इस बार जो रखा गया है किस रूप में मना रहा है? अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव। भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया है, हर घर तिरंगा। भारत सरकार ने इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। भारत सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का क्या नाम है? हर घर तिरंगा। इस अभियान का क्या नाम है? हर घर तिरंगा। इसकी शुरुआत होगी 13 अगस्त को। 13 अगस्त को इसकी शुरुआत होगी, 13 अगस्त 2022 को। अंततः हम लोग जो है कि लास्ट टाइम तक यानी 15 अगस्त तक का सबके घर में क्या होना चाहिए? झंडा होना चाहिए। तो याद रखिएगा, हर घर झंडा, हर घर तिरंगा। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने किया है। अपने देश आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए? 75। और इस 75वें वर्षगांठ को हम लोग पूरी धूमधाम से मनाएंगे कि पूरा विश्व इसको याद रखे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय ध्वज का, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, संविधान सभा ने इसको तिरंगा को कब अपनाया? तिरंगा को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? संविधान सभा ने अपनाया। ये कब अपनाया? जल्दी बताइए। 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ध्वज दिवस। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ध्वज दिवस। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई कितना है? 3:2, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? डिजाइन तैयार किया है पिंगली वेंकैया ने। किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा में 3 तरह का रंग है। ऊपर में केसरिया है। केसरिया क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है बताइए? वीरता को। बीच में सफ़ेद रंग है, सच्चाई को। और उस सफ़ेद रंग के बीच में एक चक्र है। इस चक्र में कितने तीली हैं? 24 तीली है। ये चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्लियर है? और सबसे नीचे का जो रंग है वो क्या है? हरा। हरा क्या चीज़ को दर्शाता है? हरियाली को। अब भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि जब खेती करता है अपने खेत में, कोई चाहे जो भी फसल बोए, वो फसल का जो पौधा होगा वो हरा ही होगा। यानी हमारा देश क्या है? हरियालियों का भी देश है।
हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि जब खेती करता है तो उसका कोई भी पौधा वो हरा ही दिखेगा, इसीलिए नीचे क्या रखा गया, हरा, हरियाली का प्रतीक है। अच्छा, ये तो ध्वज का बात करें, ध्वज के पोल की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट होता है। कितना होता है? ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई होता है 3:2। ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। और इस बार 2022 के अंदर जब हम अपना देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 15 अगस्त 2022 को, तो आप लोग भी इस संदेश को जरूर दूसरे घरों तक पहुंचाइएगा। कुछ हो ना हो, अपने घर में झंडा जरूर फहराना है ना। और पूरे विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करना है कि भारत अपने देश में स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मनाया। किस रूप में मनाया? अमृत महोत्सव। और इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना भी शुरू किया है, हर घर तिरंगा। क्लियर है? इतना 1 सेकंड के अंदर छापिए। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 1953 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष इनको बनाया गया था डॉक्टर फजल अली। डॉक्टर फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग बना, ये समिति कब बना? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये पूरे देश में कब से लागू हुआ? अधिनियम ये कब बना? 1956 से। ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1956 में। और आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह से कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1953 में आयोग बना। किसकी अध्यक्षता में बना? डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में बना। और ये जो अधिनियम यानी कानून बन गया अपने देश में, कब बना? 1956 में। कोई दिक्कत किसी को नहीं। और बहुत अच्छा बनेगा, दे रहे। भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश से एक राज्य को अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अलग किया गया है, तेलंगाना। तेलंगाना को कब अलग किया गया? 2 जून 2014 ईस्वी को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। और इसी आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी को। क्लियर है? भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। और इसी युद्ध के दरमियान 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र के रूप में उभर के आया जिसका क्या नाम है? बांग्लादेश। बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1971 के बीच में। और इसी युद्ध के दरमियान क्या हुआ? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। और ये युद्ध के बाद, ये जो 1971 में युद्ध हुआ, इस युद्ध की समाप्ति जो हुआ 1972 ईस्वी में एक समझौता हुआ। इस समझौता का नाम है शिमला समझौता। ये युद्ध की समाप्ति कब हुआ? 1972 ईस्वी में। किस समझौता के तहत? शिमला समझौता किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। भारत की ओर से किसने इसमें हस्ताक्षर किया था? उस समय देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो। ध्यान रखिएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1971 में। और इसी युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली।
और इस युद्ध की समाप्ति जो हुआ किस समझौता के तहत? शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। भारत की ओर से किसने भाग लिया था? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो। इसी में हम लोग जानते हैं बाप बेटे की लड़ाई में पोते का जन्म, इसी में जानते हैं। देखो बाप कौन? आपका भारत, हमारा भारत। पाकिस्तान कौन? बेटा। और पोता कौन? बांग्लादेश। बाप बेटे की लड़ाई में पोते का जन्म, वो पोता कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? 16 दिसंबर 1971। अच्छा एक बात बताइए, बांग्लादेश की राजधानी? राजधानी है ढाका। और करेंसी क्या है? टाका। शिमला समझौता कब हुआ? 1972। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? पाकिस्तान की ओर से। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। एक शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन, इसको भी ध्यान रखिएगा। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। शिमला सम्मेलन 1945। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945। छापिए। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। शिमला समझौता हुआ 1972 में। शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल का जो पंजीकरण होता है, राजनीतिक दल को मान्यता, राजनीतिक दल को मान्यता, राजनीतिक दल को मान्यता किसने देता है? निर्वाचन आयोग ने। किसके द्वारा दिया जाता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दलों को मान्यता। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारत के कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 8। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 8। ये जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो दर्जा दिया यानी मान्यता दिया, वो किसने दिया? निर्वाचन आयोग। देखो एक सेकंड हम लोग बात कर लेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का स्थापना, निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है? मतदाता दिवस। 25 जनवरी मतदाता दिवस। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1950। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा। अच्छा, निर्वाचन आयोग, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 324। किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 324। अब हम लोग जान लेते हैं भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ये 8 कौन कौन है? हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे कांग्रेस पार्टी। पहला लिखिए कांग्रेस पार्टी। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, क्या है? INC, कांग्रेस पार्टी। दूसरा बोलिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसी को शॉर्टकट में लिख लीजिए INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल। कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। देखिए कांग्रेस, इसको हम लोग बोलेंगे INC, सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल। उसके बाद है राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चौथा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। पांचवा है BJP, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद है तृणमूल कांग्रेस। और सबसे नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्लियर है? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। 8 का नाम यहाँ क्रम से है। पहला है कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुराना है। उसके बाद है राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और सबसे नवीनतम जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी है। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्लियर है?
आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे। अगले क्लास में फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।